सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनिगेट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले एक बार प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांग लिन सीधा अपनी फोर्थ अवेकनिंग को कर लेता है और इस दौरान वांग लिन ने अपने वर्मिलियन फ्लेम को इथेरियल फ्लेम में भी कन्वर्ट कर लिया था। अब वांग लिन अपने लास्ट ट्रायल की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पर उसे वर्मिलियन वर्ड स्टैचू भी नजर आता है जिसके फोरहेड के बीच में उसे थोड़ा सा फ्लेम भी जलता हुआ नजर आता है। अभी यहाँ पे वांग लिन उसे रिस्पेक्ट देता है तो सामने से आवाज आती है और वो वांग लिन की काफी ज्यादा तारीफ करता है। साथ ही वो वांग लिन को मौका देता है कि वांग लिन उससे जो भी पूछेगा अगर उसका जवाब उसके पास होगा तो वो उसे जरूर देगा। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि जो एंशिएंट टॉम का जो हिस्सा है उसका जो एंशिएंट स्टार सिस्टम के साथ जो कनेक्शन है वो ओपन हो जाता है और ये किसकी वजह से ओपन हुआ है ये तुम्हें आगे जानने को मिलेगा। और आगे हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पे उसके सामने उस स्टैचू के फोरहेड के बीच में वो जो फ्लेम जल रही थी, वांग लिन को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो फ्लेम है ये इसके माइंड को रीड कर पा रही है और कहीं ना कहीं वांग लिन का सारा ध्यान इस फ्लेम की तरफ ही बार बार जा रहा था। जो देखते साथ ही वो ओल्ड मैन हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी से नोटिस कर पाओगे, क्योंकि इस फ्लेम को सिर्फ एंशिएंट टाइम के लोग ही पहचान सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अल्टीमेट फ्लेम सिर्फ इथेरियल फ्लेम है? नहीं, उससे भी खतरनाक एक फ्लेम होती है जिसे कि माइंड फ्लेम कहा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन के सामने अब वो फ्लेम आ जाती है और वो और ज्यादा तेजी से जलने लगती है। तो तभी वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहने लगते हैं कि अगर मेरे जमाने के लोग यहाँ होते तो उसे देख कर ही पहचान जाते कि ये असल में एंडलेस वर्मिलियन बर्ड फ्लेम है। अब यहाँ पे हम मास्टर ब्लू ड्रीम और माई यून को देखते हैं। अचानक इन्हें भी कुछ फील होता है और वो कहने लगते हैं मन में कि शायद अब हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी हमें यहाँ पे एक ओल्ड मैन को भी दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी इस चीज को फील करते साथ ही यहाँ से निकल चुका था और फिलहाल ये अपने मून गेजर सर्वेंट के ऊपर सवार था और वो मन में काफी ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि मुझे एक बार जाके उसे जरूर देखना है। यहाँ पे मास्टर माई यून तो काफी ज्यादा मन में एक्साइटेड था और वो कहने लगता है कि जब मैं ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो मैं इस लड़के से हेवन डिफाइंग बीट को तो जरूर ले लूंगा, लेकिन मुझे उस मिस्टीरियस फोर्स का पता लगाना है जो कि अभी अभी मुझे फील हुई है। बेसिकली यहाँ पर ये सभी लोग उसी क्रैक की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पे एंशिएंट टॉम ओपन हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी जैसे अचानक से जलने लगी थी, क्योंकि ये जो उसके सामने माइंड फ्लेम था ये उसकी बॉडी को जैसे जला रही थी। लेकिन वांग लिन भी अपने इथेरियल फायर का यूज करता है जिसके जरिए से उसका पेन थोड़ा कम तो होता है, पर तब तक वांग लिन अपने दांतों को पीसते हुए अपने पेन को सप्रेस करने की कोशिश करता है। और तभी वांग लिन यहाँ पे सवाल पूछता है कि मुझे जानना है कि आखिर फायर स्पैरो क्लैन का और वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का इन दोनों का क्या लेना देना है। इस दौरान हम देखते हैं कि 4 से 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन इस दौरान ही वांग लिन को जैसे एंडलेस पेन फील होता है। पर तभी ओल्ड मैन बताने लगता है कि तुम जानते हो ना कि तुम 4 से 5 साल बाद ही कोई सवाल पूछ सकते हो और तुम इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके तुम्हें बस इस सवाल का जवाब जानना है। मुझे लगा था कि शायद तुमने गेस कर लिया होगा, पर कोई बात नहीं, अब जबकि तुमने पूछा है तो मैं बता दूं। असल में ये जो तुम फायर स्पैरो क्लैन देख रहे हो इनका जो फर्स्ट एंसेस्टर है वो असल में हमारे वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का ही एक एम्परर बना था, लेकिन वो काफी ज्यादा चालाक था। वो असल में बाहरी दुनिया से बिलोंग करता है, यानी किसी आउटर रियलम से, जिसके चलते उसे तो बस हमारे क्लैन के काफी सारे ट्रेजर्स हासिल करने थे ताकि वो अपना अलग सेक्ट बना सके। और बस जब वो एम्परर बना उसने वही सब किया और सब कुछ लूटने के बाद वो यहाँ से निकल गया और यहाँ के सेटल हो गया। और जैसा कि तुम आज फायर स्पैरो क्लैन के नाम से जानते हो वो इसी ने बनाया है। मैं चाहता तो भी उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि तुम देख सकते हो कि मैं सील की वजह से यहाँ से नहीं निकल सकता। तो वांग लिन यहाँ पे कंफ्यूज था कि वो जितने भी अब तक एम्परर से मिला है वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के उन सभी लोगों ने एक टाइप के सील के बारे में बात की है। जैसे कि अब तुम ग्रेट एम्परर को देख लो जो कि बाहर वांग लिन का इंतजार कर रहे हैं, उन पर भी एक सील है कि वो इस फॉलन लैंड को छोड़ के नहीं जा सकते। और सेम सील जो सेकंड ट्रायल पे जो एम्परर है यानी कि 4th जनरेशन के एम्परर, उनके ऊपर भी सेम सील लगाया गया है जिसके चलते वो सेकंड लेयर को छोड़ के नहीं जा सकते, यानी कि ट्रायल को। और अब यहाँ पे जिस ओल्ड मैन से ये बात कर रहा है वो भी एक एंसेस्टर है और उसके ऊपर भी एक सील लगाया गया है। वांग लिन कंफ्यूज होता है, लेकिन जैसे उसके पहले सवाल का जवाब उसे दे दिया जाता है तो ये फ्लेम और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वांग लिन उसका जो थंडर एसेंस है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है उसकी पावर का भी यूज करता है ताकि ये इस फ्लेम के पावर को थोड़ा सप्रेस करके थोड़ी देर और यहाँ पे सरवाइव कर जाए। और होता भी ऐसा ही है। ये देखकर वो जो ओल्ड मैन था जो कि यहाँ पे अपनी फर्स्ट वॉइस से वांग लिन से बात कर रहा था वो और ज्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या बात है, लगा नहीं था कि तुम 10 सांसों तक अपने दम पे टिक पाओगे। बहुत अच्छे, चलो पूछो तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है। यहाँ पे वांग लिन सोवरीन और जो एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर इनके बीच का जो नाम का फर्क है वो पूछता है। अगेन वो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम इसे गेस कर लोगे, पर कोई बात नहीं, अब जबकि तुमने पूछा है तो फिर मुझे तो जवाब देना होगा, लेकिन लगा नहीं था कि तुम इतने बेहतरीन
इन मौके को ऐसे छोटे सवाल पे जाया करोगे, जिससे वो बताता है कि इन दोनों में ही कोई फर्क नहीं। असल में जिसे तुम एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर कहते हो, तो यहाँ यानी कि इस एंशिएंट स्टार सिस्टम या फिर जिसे तुम आउटर रियलम कहते हो, यहाँ पर कोई भी एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर नहीं कहता, बल्कि लोग उन्हें एंशिएंट सेलेस्टियल सोवरेन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही इसके दूसरे सवाल का जवाब दिया जाता है, तो यहाँ पे वांग लिन की तरफ चारों तरफ से काफी अमाउंट पे फ्लेम आता है और वो और ज्यादा तेजी से वांग लिन की बॉडी को बर्न करना शुरू कर देता है, जिसके चलते इसे अब और ज्यादा पेन होता है। बाहर पे जो ग्रेट एम्परर थे वो भी काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, एंसेस्टर आखिर इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रेट एम्परर इसलिए ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि बाहर जो वांग लिन की बॉडी थी ना, यानी कि अंदर तो सोल गया लेकिन बाहर इसकी जो बॉडी थी लिटरली इस पे इतने क्रैक पड़ चुके थे कि जैसे मानो इसकी हड्डियां दिखने लगी हो, इस कदर इसकी बॉडी का हाल हुआ था। साथ ही 12 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था। तो अब ग्रेट एम्परर सोचते हैं कि शायद हमारे एंसेस्टर से कोई गलती हुई है, लेकिन उनसे गलती कैसे हो सकती है। और वो डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे जाके एंसेस्टर से बात करनी होगी क्योंकि हम इसे नहीं खो सकते। तो उनका डिवाइन सेंस अंदर जाता है। ये जो फर्स्ट जनरेशन के एम्परर थे, यानी कि जो वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के फर्स्ट जनरेशन के एम्परर, जो कि इस वक्त वांग लिन के साथ उस ट्रायल में था, यहाँ पे अपने डिवाइन सेंस को भेजते साथ ही वो उनसे कहने लगते हैं कि एंसेस्टर, मुझे लगता है कि शायद ये हमारे ही सेक्ट से बिलोंग करता है, तो आखिर आप इसका इतना ट्रायल क्यों ले रहे हो। यहाँ तक कि फोर्थ जनरेशन के एम्परर ने भी इसकी मदद की, मैंने इसकी मदद की, हम दोनों को इसमें कोई कमी नजर नहीं आई, तो आखिर आप इसका इतना ट्रायल क्यों ले रहे हैं। ये मत कहिएगा कि आपको फिर से लगता है कि शायद इस बार जो बंदा आया है वो भी फेक है। यहाँ पे एंसेस्टर से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनना ही था कि ग्रेट एम्परर निराश होकर बाहर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ग्रेट एम्परर जानते थे कि वांग लिन जैसी अपॉर्चुनिटी इन्हें कभी नहीं मिलने वाली। अब यहाँ पर हम उसी थर्ड ट्रायल के अंदर वांग लिन की सोल को देखते हैं, जो कि लिटरली इस वक्त एंशिएंट थंडर ड्रैगन के रूप में बाहर आ चुका था। साथ ही उसके आसपास हम फायर को भी देख पाते हैं और कहीं ना कहीं आसपास बिजलियां भी काफी तेजी से गरज रही थी। अब वांग लिन यहाँ पे कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर आप मुझे इतना ज्यादा आजमा क्यों रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं भी खुद को होल्ड नहीं करने वाला। ये कहते साथ ही वांग लिन चलाता है एक स्वॉर्ड स्ट्राइक, वो भी अपने ब्लडी स्वॉर्ड से सीधा उस स्टैचू के फोरहेड की तरफ, जहाँ पर की वो फायर मौजूद थी। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि एक इनविजिबल फोर्स उसके स्वॉर्ड स्ट्राइक को रोक लेता है। पर तभी एक गुस्से भरी आवाज उस ओल्ड मैन की आती है। वो कहने लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे। हाँ, मुझे तुम्हारे मुंह से जानना है कि आखिर तुम्हारा ओरिजिन क्या है और तुम्हारा मकसद क्या है। आखिर तुम क्यों मेरे वर्मिलियन वर्ड सेक्ट से जुड़े हो और यहाँ पर तुम क्यों आए हो। ये कहते हुए वो अपनी फ्लेम को और बढ़ा देता है। वांग लिन का जैसे सोल भी यहाँ पे बर्न हो रहा था कि तभी वांग लिन फ्रस्ट्रेट होते हुए यहाँ पर उस स्टैचू को देखता है, जहाँ पे वांग लिन नोटिस करता है कि इसकी आईज हाफ ओपन है। तो अब वांग लिन सोचता है कि मैं स्टैचू को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, कि हो ना हो इस स्टैचू से ही ये सारा फोर्स बाहर आ रहा है। अब वांग लिन सीधा कोई स्पेल का यूज करने की बजाय सीधा अपने उसी स्वॉर्ड को चला के मारता है। इस दौरान वांग लिन दर्द के मारे काफी छटपटा भी रहा था, लेकिन तब ये ब्लडी स्वॉर्ड में कुछ हलचल होती है और हम देखते हैं कि रेड कलर का मिस्ट वांग लिन को चारों ओर से कवर कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही इस मिस्ट और इस स्वॉर्ड की जो ऑरा थी, जैसे ही यहाँ पे वो फील करता है ना, तो जो स्टैचू अब तक पूरी तरीके से आंखें बंद किए हुए बैठा था, उसकी अचानक से हैरानी के साथ आंखें खुल उठती हैं और ऐसा लग रहा था कि वो एक टक डर के मारे बस स्वॉर्ड को देखे जा रही थी। तो वो हैरानी के साथ कहते हैं कि नहीं, आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आ सकता है। अब यहाँ पर वांग लिन के अंदर जो इथेरियल फ्लेम था, तो वो अपने इथेरियल फ्लेम के जरिए से उसकी सारी मेमोरीज को रिमाइंड करना शुरू कर देता है। और फर्स्ट जनरेशन के जो एंसेस्टर है, इन्हें पता चल चुका था कि आखिर वांग लिन वर्मिलियन बर्ड सेक्ट में कैसे पहुंचा, क्या वो खुद से गया था या फिर उसे चुना गया था और कैसे उसने उनकी हेल्प की। और जब वो यहाँ पर वांग लिन की जो अवेकेंस देखता है ना, वो भी यहाँ पर बॉटल रियलम में, तो वो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अब तक इनका जो गुस्सा था ना, अचानक से ये सारा फ्लेम ठंडा पड़ जाता है। वांग लिन से रिलेटेड इनके अंदर जो भी डाउट्स थे वो सारे जैसे दूर होने लगते हैं। वो मन में कहने लगते हैं कि नहीं, लगता है कि इस बार सच में कोई लॉयल बंदा मेरे पास आया है। इसी के साथ अब यहाँ पे वांग लिन को वो बता देता है कि क्यों वो वांग लिन का ट्रायल ले रहा था। असल में जो थर्ड जनरेशन का जो यहाँ पे एम्परर आया था, उसे अप्रूव तो फर्स्ट जनरेशन के इसे एंसेस्टर ने किया था, लेकिन आगे चल के उसने इसे धोखा दे दिया। और रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो तुम्हें पता ही है। और उस बंदे का जो लहजा था ना, वो बिल्कुल वांग लिन की तरह थी, सोचना पूछना सब कुछ बिल्कुल वांग लिन की तरह ही था, जिसके चलते ही यहाँ इस फर्स्ट जनरेशन के एंसेस्टर को लगा शायद इस बार उसने वापस अपने क्लोन को भेजा है, ताकि वो ये जो वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का जो एंडलेस फ्लेम है, इसे पूरी तरीके से इनसे चुरा पाए। अब ओल्ड मैन वांग लिन को बताता है कि तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन ये जो एंडलेस फ्लेम है, ये हमारे घर जाने का रास्ता है और हमारे घर के पीछे ही ये सब के सब पड़े हुए हैं। वांग लिन को यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है। तभी वो यहाँ पर वांग लिन से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हारे अंदर 5 एसेंस है, तुम ऑलरेडी थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर जितनी ताकत को पोजेस करते हो, लेकिन तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। और तुम्हारा ये सोचना कि तुम्हें शायद और ज्यादा कंप्लीट एसेंस की जरूरत है, तो जाके तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे, कहीं ना कहीं तुम सही सोचते हो, लेकिन तुम शायद एक चीज मिस कर रहे हो। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे पास जितने ज्यादा ऑप्शन
इमोशंस होंगे उतना ही हार्ड तुम्हारे लिए थर्ड स्टेप का गेट भी होगा। वांगलिन कंफ्यूज था कि तभी वो बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि अगर तुम्हें थर्ड स्टेप पे जाना है तो फिलहाल के लिए तुम्हें किसी एक पावर पे फोकस करना होगा और तुम्हारे पास तो एंशिएंट गॉड बॉडी भी है और इनकी क्या स्ट्रेंथ है ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि जो तुम हो तुम उसी के जरिए से आगे बढ़ो और उसी के जरिए से थर्ड स्टेप पे पहुंचो तो ज्यादा आसानी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। यहाँ पे वांगलिन जैसे ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रहा है और तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि क्योंकि तुम मेरे सेट से बिलोंग करते हो और तुम्हारे अंदर भी मैंने वो लॉयल्टी देखी है जो कि मेरे बाकी के जनरेशन के एम्परर में मैंने देखी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ रुक जाओ। ज्यादा से ज्यादा 100 साल बस और इंतजार करना होगा और तुम्हारी जो करंट स्ट्रेंथ है ना 100 साल में ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन तब तक तुम्हें अपने सारे के सारे जो बाकी के एसेंस है ना इन्हें तुम्हें पूरी तरीके से अपने बॉडी से इरेज करना होगा ताकि तुम्हारे पास सिर्फ एक स्ट्रेंथ बचे और उसी स्ट्रेंथ के दम पर तुम थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर बनो। क्योंकि मेरे पूरे के पूरे सेक्ट में बस हम 3 मेंबर्स ही बचे हैं तो मेरा यही इरादा है कि जब मैं ये अपनी सील को ब्रेक कर लूं तो मेरा इरादा यही है कि मेरे सेक्ट के जितने भी बचे मेंबर्स हैं मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं, यानी कि तुम और जो बाहर मौजूद है वो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ये हमेशा हमारी ताकत के पीछे पड़े रहेंगे और जब तक हम यहाँ पे हैं हम बिल्कुल भी सेफ नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं एक मॉडल होता, बस मेरी एक छोटी सी जिंदगी होती और 50-60 साल के अंदर की जिंदगी बिता के मैं दुनिया से चला जाता, क्योंकि कल्टीवेटर की जिंदगी से मैं तंग आ चुका हूँ। वांगलिन जब ये सुनता है तो कहीं ना कहीं इसका पुराना जो दर्द है वो भी जाग जाता है, लेकिन वांगलिन फिलहाल जा नहीं सकता था क्योंकि उसके पीछे काफी सारे लोग हैं। ली मुआन भी है, फिर यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनका वांगलिन के ऊपर बहुत एहसान है, फिर चाहे वो सीतुनन हो, मास्टर जैसा किंग लिन, भाई जैसा किंग श्री और ऐसे ही बहुत से लोग। अब वांगलिन डिसाइड करता है कि अगर वहाँ पे जाना ही सेफ है तो क्यों ना मैं इन सबको लेके वहाँ जाऊँ, पर तभी वो बताने लगते हैं कि माफ करना लेकिन मैं 4 लोगों से ज्यादा को वहाँ पे अपने दम पे तो नहीं ले जा सकता। अब यहाँ पे वांगलिन आखिरी सवाल पूछता है और उसका आखिरी सवाल था ली मुआन। वो यहाँ पर उसी कॉफिन को उन्हें दिखाता है, लेकिन वांगलिन से उन्हें कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिलता। वो बस यही बताते हैं कि शायद मेरे जो लोग हैं होमलैंड में जो कि फिलहाल हायर पोजीशन में है, शायद उनमें से किसी एक के पास इसका इलाज हो। वांगलिन ली मुआन के लिए इस हद तक आया है और एक शायद के दम पर वो सब कुछ छोड़ नहीं सकता। यहाँ पे वांगलिन भी अपना जवाब बता देता है कि आपने मुझे इतनी सारी एडवाइस दी इसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन थर्ड स्टेप पे अगर पहुंचूंगा तो अपने बनाए रास्ते के साथ पहुंचूंगा और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ पहुंचूंगा, मैं किसी भी एक चीज को पीछे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगता है कि मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो, तुम्हें फिर एंडलेस फायर भी मिलेगा और शायद तुम जानते नहीं उसकी ताकत कितनी ज्यादा है। ये भी जानता हूँ कि किसी रीजन के चलते तुम शायद जॉस फ्लेम को भी कल्टीवेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर तुम्हारे पास एंडलेस फ्लेम आ गई ना, वो भी वर्मिलियन वर्ड की, तो फिर तुम्हें किसी भी जॉस फ्लेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल वांगलिन यहाँ पर किसी को छोड़ के नहीं जा सकता था और ना ही अपने किसी ताकत को वो पीछे छोड़ सकता है। यहाँ पर वांगलिन जाने लगता है, पर तभी एंसेस्टर बताने लगते हैं कि वो जो थर्ड जनरेशन का एम्परर है ना, उसके अंदर जो फायर एसेंस है अगर तुम कम्प्लीटली उससे वो छीन लेते हो तो मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी फायर एसेंस के कंप्लीट स्टेज पे पहुंच जाओगे। लेकिन उसके अपीयरेंस को देखकर तुम उससे धोखा मत खा जाना, क्योंकि इस दुनिया में उसका एक और नाम है, एक और रूप है। मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता लेकिन है, और वो भी उसके जितना ही बहुत शातिर है। और मैं इतना भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हारा उससे पाला भी पड़ चुका है। यहाँ पे वांगलिन को जाने से पहले वो 2 चीजें देता है, एक उसे मेथड सिखाता है, साथ ही उसे एक ऐसी चीज देता है जिसके जरिए से वांगलिन का जब उस बंदे से सामना हो भी जाए और अगर वो वांगलिन पर कोई जानलेवा हमला करे तो वांगलिन इसके जरिए से खुद को बचा सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से इनका जो वर्मिलियन वर्ड वाला जो स्टैचू था उसके अंदर से काफी तेज अमाउंट में हीट निकलती है जो कि 9 कलर में बदल जाती है। धीरे धीरे करके ये फ्लेम एक छोटी से बॉल में बदल जाती है जिसमें 9 कलर को देखा जा सकता था और वो बताने लगते हैं कि ये है हमारे वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का अल्टीमेट ट्रेजर, यानी कि एंडलेस फायर। वांगलिन इसे पाके काफी ज्यादा खुश था और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो आवाज अब और ज्यादा डिम पड़ने लगती है और वो बस इतना ही कहते हैं कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और जब तुम फायर स्पायरो क्लैन के पास जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे और वो बेसिकली हमारे ही लोग हैं। पर जाने से पहले वांगलिन से वो एक और बार कहते हैं कि अच्छा होता कि अगर तुम यहीं रुक जाते, लेकिन वांगलिन यहाँ पे उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ से निकल जाता है। और जब वांगलिन यहाँ बाहर आता है तो उसकी बॉडी में ऐसी आग लगती है कि जैसे मानो कि उसकी बॉडी को वो आग जो है वो रिफाइन कर रही है। और वांगलिन जैसे ही आंखें खोलता है तो भर भर के वांगलिन को अपनी नजरों के सामने काफी अमाउंट में इथेरियल फ्लेम नजर आ रहा था और बेसिकली ये उन लोगों में से नजर आ रहा था जो कि वांगलिन के प्रति काफी सारा हेट इमोशन रखते हैं और वो लोग इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नफरत ही ऐसी थी इससे। वांगलिन की आते साथ ही काफी सारे अमाउंट में जो इथेरियल फ्लेम की फार्मिंग है वो होना शुरू हो जाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता क्योंकि इसे हर कोई देख भी नहीं सकता था, यानी कि वांगलिन लोगों के इमोशंस को अब्सॉर्ब कर रहा था। अब यहाँ तभी वांगलिन की नजर मिलती है सीमा मुझे, जो कि अपनी नजरें चुरा के यहाँ से भागने लगता है। पर वांगलिन उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि क्या हुआ, किसी ने मुझसे कहा था कि जब दोबारा मुलाकात होगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, लगता है कि आपका इरादा बदल गया है। यहाँ पे वांगलिन की आवाज में ना एक छेड़ने वाला टोन था जिसके चलते
इसे और गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने जरा सा भी इमोशन दिखाया वांग लिन इसे अंदर से जला के राख कर देगा। इस दौरान वांग लिन सरेआम उसे चुनौती दे देता है, जिसके चलते अब ये भी पीछे नहीं हट पाता और वो उतर जाता है बैटल अरीना में। और तब वो अपनी सारी भड़ास बातों के जरिए से निकालता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी इंजरीज ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा था, पर अब जबकि तुम्हें ही मेरे हाथों में मरना है तो मैं क्यों खुद को रोकूं। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन सारे एक्सप्रेशंस को ओपन करता है। यहाँ पे वांग लिन बस उसे देखे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जानता है कि वांग लिन के पास इस वक्त इथेरियल फ्लेम है, तो वो यहाँ पर अपनी 9 लिमिट्स तक एक्सटेंशंस को एक साथ मैदान में उतार देता है और सभी को एक साथ जैसे ही ओपन करता है तो यहाँ पे हर एक तरह की पावर वांग लिन की तरफ चार्ज करती है, फिर चाहे वो लाइफ हो, अर्थ हो, टाइम हो, रिइंकार्नेशन हो, डेसोलेशन हो, डेथ हो और नोवा यानी कि हेवेंस ब्रेथिंग, ये सारी अलग अलग टाइप की जो पावर्स होती है वो इस वक्त एक एक करके एक फिंगर को बनाती है। और फिर हमें एक कंप्लीट पावर अटैक दिखता है जिसके अंदर सारी की सारी ये जो 9 पावर्स थी अलग अलग टाइप की, ये सभी एक अलग ही टाइप के मिस्टीरियस फोर्स को क्रिएट करती हैं। जो दर्शक यहाँ मौजूद थे वो तो इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन जहाँ पे इस वक्त जैसे इसके अंदर का जो इथेरियल फ्लेम था ना वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था और यहाँ पे जो लोग भी इथेरियल फ्लेम को देख पाते हैं वो वांग लिन के सामने 9 फायर ड्रैगन्स को देख पा रहे थे। अब यहाँ पे वांग लिन इन सभी के पावर को कंबाइन करता है, जैसे यहाँ पे इसने अपने बाकी सारे पावर्स को कंबाइन करके पाम अटैक बनाया था, तो वांग लिन यहाँ पे फिंगर अटैक बनाता है उन सारे ड्रैगन्स के साथ। दोनों अटैक जब एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं ना तो इतना ह्यूज शॉक वेव रिलीज होता है कि जो नॉर्मल कल्टीवेटर्स थे सेकंड स्टेप के ना उनके ऐसे कान के पर्दे फट जाते हैं। वांग लिन जो कि अभी कम्प्लीटली थर्ड स्टेप पे नहीं पहुंचा था, इम्पैक्ट तो इसे पड़ता है, लेकिन जब वांग लिन यहाँ देखता है कि जो मास्टर सीमा यू है वो भी यहाँ पर काफी दूर जा गिरे हैं तो वांग लिन को यकीन हो जाता है कि यार इथेरियल फ्लेम कितना ज्यादा तगड़ा है। यहाँ पे मास्टर सीमा यू के अंदर जो है वो काफी सारे इमोशंस पैदा होने लगते हैं जिन्हें कि वांग लिन देख पा रहा था और बस वांग लिन बिल्कुल जिन्हों की तरह कहता है अराइज, और ये कहते साथ ही वांग लिन जैसे इसके अंदर की जितने भी इमोशंस है उसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके फायर बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे एक शेप लेता है। अब यहाँ पे उसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए वांग लिन यहाँ पर उसके पास्ट का उसे याद दिलाता है। कैसे वांग लिन जब यहाँ पे 7 कलर रियलम में गया था तो इसकी केव से उसे वो सारे ट्रेजर्स मिले थे, साथ ही टाइम रिस्ट्रिक्शन भी इसी के चलते वो सीख पाया था। पर वो उसके पास्ट का याद दिलाता है कि तुमने तो अपने सेक्ट वालों तक को भी नहीं छोड़ा। हेवन ब्रेकिंग सेक्ट के जो लोग तुम पे भरोसा करते थे तुमने तो उन्हीं की जान ले ली है ना, और आज यहाँ पर मुंह छुपा के आके बैठ गए हो। यहाँ पे जैसे जैसे वो उसके पास्ट का याद दिलाता है वैसे वैसे इसके जो इमोशंस है ना उसमें गुस्सा ऐड होने लगता है, फिर रिग्रेट भी ऐड होता है, और जिसके चलते वांग लिन और अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। यहाँ आसपास के लोग जो थे जो कि ये सारी बातें सुनकर उनके अंदर भी जो इमोशंस है वो पैदा होने लगे थे, तो वांग लिन अब यहाँ से भी काफी अमाउंट में इथेरियल फ्लेम को फॉर्म करता है। और जब यहाँ पे ग्रेट एम्परर देखते हैं तो वो वांग लिन को हैरानी के साथ देखे जा रहे थे कि भले ही इस लड़के के पास थोड़े अमाउंट में इथेरियल फ्लेम है लेकिन इसका अपना इथेरियल फ्लेम कम होने के बावजूद भी ये बाहर से कितने अमाउंट में बोरो कर पा रहा है। और आज तक जो गिने चुने लोग हैं जिनके पास इथेरियल फ्लेम का कंट्रोल है उनमें वांग लिन इकलौता ऐसा इंसान है जो कि ऐसा कर पा रहा है। इस वक्त यहाँ पे वो इस आग में उसे जलाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर एक तेज दहाड़ मारता है और यहाँ पर अपनी बॉडी की जितनी भी जॉस फ्लेम है उनको एक्टिवेट कर देता है, यानी कि जो अपने साथ वो कैरी करके चलता है। पर तभी वो कहता है कि नहीं ये इनफ नहीं है। और जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में हम देख चुके हैं कि इसके पास भाई अपना एक जॉस फ्लेम के लिए इसने एक ऐसी जगह बना रखी है जो कि जैसे स्पेशल रिफ्ट टाइप की थी, जिसके अंदर काफी सारे ऐसे सोर्स थे जो कि यहाँ पर बस इसके कहने पर एक ऑर्डर पे ही इसको वर्शिप करते थे। तो यहाँ पर जब लोग इसके स्पेशल रिफ्ट को देखते हैं जहाँ पर भर भर के जॉस फ्लेम मौजूद था और ऐसा लग रहा था कि बस एक कट लगाया और बाढ़ आने लगी है, मिल्की व्हाइट ऑरा जो है भर भर के इस क्रैक से बाहर आने लगता है और वो यहाँ पर धीरे धीरे करके जो मास्टर सीमा यू थे उसकी बॉडी को कवर करने लगते हैं। अब यहाँ पर जॉस फ्लेम जो कि है तो एक फ्लेम और वांग लिन का इथेरियल फ्लेम जो कि दूसरा फ्लेम है। वांग लिन का जो इथेरियल फ्लेम था ना उसके ऊपर ये जो मिल्की व्हाइट सी ऑरा थी ये पूरी तरीके से चार्ज कर जाती है। वांग लिन का इथेरियल फ्लेम खत्म नहीं होता लेकिन इनका अमाउंट इतना ज्यादा था कि वो उसे पीछे धकेलने पे मजबूर कर देता है। यहाँ पे फ्लेम वर्सेस फ्लेम का बैटल था। वांग लिन समझ जाता है कि जॉस फ्लेम उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर थर्ड स्टेप पे पहुंचना है तो ये आसान रास्ता हो सकता था, लेकिन वांग लिन कहाँ इतनी जल्दी से जाने देने वाला था। अब वांग लिन उससे हंसते हुए कहने लगता है तुम्हारे पास जॉस फ्लेम है तो क्या हुआ, मेरे पास भी सिर्फ एक एसेंस नहीं है। यहाँ पे ये सुनना ही था कि सीमा यू और ज्यादा हैरानी से वांग लिन की तरफ देखता है और तब अपना वांग लिन यूज करता है अपने 9 थंडर्स को। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक के बाद एक अलग अलग कलर के थंडर्स अलग अलग कलर के ड्रैगन्स के रूप में उसके सामने अपीयर होते हैं। सब के सब आपस में फ्यूज होकर सीधा सीमा यू की तरफ बढ़ता है, लेकिन जॉस फ्लेम को ये ऐसे ही कंट्रोल करता है कि जैसे इसके आसपास एक बहुत बड़ा सा बवंडर वो बना चुका था और ये इतनी ज्यादा कंडेंस हो चुकी थी कि इनका कलर भी पर्पल हो चुका था। और जब दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो वांग लिन का जो थंडर था जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था वो यहाँ जॉस फ्लेम की पावर को कंप्लीटली खत्म कर देता है। देखते साथ ही
पे सभी के होश उड़ चुके थे। लेकिन यहाँ पे सीमा यू पागलों की तरह हंसता है क्योंकि वो जानता है कि भले ही इस वक्त इस लड़के ने मेरे इस अटैक को काउंटर कर लिया हो, लेकिन इसका अटैक भी अब वीक पड़ चुका है, तो दोबारा ये यूज नहीं कर सकता। और मेरे पास जॉस फ्लेम की कमी नहीं, अगर मैं इस पे 10 बार अटैक करता हूँ तो ये 10 बार डिफेंड करेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं अनलिमिटेड टाइम तुम पे अटैक कर पाऊँ। वांग लिन इस दौरान स्माइल करता है और तब वो जैसे ही मास्टर सीमा यू वापस से जॉस फ्लेम का एक और बवंडर यहाँ बनाने लगते हैं, इसी दौरान वांग लिन का ग्रेट से लिया गया वो ट्रेजर सामने अपीयर होता है, यानी कि वही सूखी हुई लीफ। यहाँ आने से पहले वांग लिन ने जो अपने ट्रेजर्स के साथ काफी सारी प्रैक्टिस की थी, उसमें वांग लिन ने इसको ऑलरेडी अपना बना लिया था, अपना डिवाइन सेंस भी इस पे लगा दिया था। और क्योंकि वांग लिन एंशिएंट गॉड है, तो ये जो ट्रेजर है जो कि उस एंशिएंट टॉम से लिया गया है, तो ये वांग लिन के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है और कहीं ना कहीं इसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है जब वांग लिन इसे यूज करता है। ये येलो लीफ जो कि एक पाम से भी छोटे साइज का था, वांग लिन इसे ऐसे यूज करता है कि पलक झपकते ही सीधा उस जॉस फ्लेम जहाँ से निकल रही थी उस एरिया में जाके ये फिट हो जाता है। और अब वांग लिन कहता है सील, बस फिर क्या। सीमा वो जिस रियलम के दम पर इतना उछल रहा था कि मेरे पास एंडलेस जॉस फ्लेम है, यहाँ पे वांग लिन ने उसके एंडलेस पे ही एंड लगा दिया। मास्टर सीमा यू का चेहरा तो देखने लायक था, पर तभी वांग लिन यहाँ पे अपने थर्ड क्लोन को बाहर निकालता है, यानी कि वही एंशिएंट डेविल। और यहाँ वांग लिन ने इसके साथ जो ट्रेजर को फ्यूज किया था ना, जो कि इसका अब पार्ट बन चुका है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोल लैशर जैसा जो विप होता है, वांग लिन का ये जो डेविलिश क्लोन है इसे अपने हाथों में ऐसे घुमाता है और इसकी आंखों में जो किलिंग इंटेंट था सीमा यू को देखकर वो देखने लायक थी, वो बाप लेवल का था। सीमा यू जैसे इस डेविल को देखता है तो वो जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि मेरे पास भी एक ऐसा दाव है जो कि तुम्हारे इस डेविल को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। जिसके बाद वो अपने पर्पल दाव को यूज करता है और उसकी बॉडी के आसपास से काफी अमाउंट में डेविलिश ऑरा निकल रहा था, लेकिन इसके अंदर एक अलग ही मैडनेस था। लेकिन वांग लिन का ये डेविलिश फिगर जब इस ऑरा को देखता है, इस पर्पल दाव को देखता है जिसके अंदर उसे मैडनेस नजर आती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग लिन ने अपने क्लोन को बना तो लिया था लेकिन इसके अंदर रेजिस्टेंट था। अब वांग लिन इससे कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसी के चलते वो वांग लिन के माइंड को करप्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन वो जानता है कि एक बार मेरी मैडनेस पावर इंक्रीज हो गई ना, तो मैं इस कल्टीवेटर यानी कि अपनी ओरिजिनल बॉडी के माइंड को ही पूरी तरीके से अपना बना लूंगा। जब यहाँ पे बाकी के लोग वांग लिन के थर्ड क्लोन को देखते हैं जो कि डिट्टो इसी की तरह था, लेकिन इसके अंदर अलग ही पागलपन नजर आ रहा था, वो सभी हैरानी के साथ वांग लिन से डरने लगते हैं। अब वांग लिन फील कर पा रहा था कि ऑडियंस में लोगों के अंदर जो इमोशन है इस वक्त डर का है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पलक झपकते ही जितना भी पर्पल डाउ था, यानी कि जितनी भी मैडनेस वाली ऑरा थी, वो सब कुछ यहाँ पे इसका डेविलिश फिगर ऐसे सफा चट कर जाता है और फिर वो अपने उसी जो डेविलिश विप थी ना, उसे यहाँ पे अपने हाथ में घुमाता है और चला के सीधा मारता है मास्टर सीमा यू की तरफ। और जो चीख उसकी निकलती है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। यहाँ पे वो मन में रिग्रेट करता है और कहने लगता है कि काश मैं उस वक्त अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ आता और इस लड़के को खत्म कर देता। और तभी वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये पावर है तो क्या हुआ, मेरे पास भी वक्त की ताकत है। तो वो अपने पास से एक छोटा सा जेड निकालता है, उसे क्रश करते साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर अपीयर होती है, जिसका कि बस एक धुंधला सा फिगर सभी को नजर आता है। लेकिन यहाँ पर वो अपने हाथ को जैसे घुमाती है तो वक्त को वो यहाँ पे कंट्रोल कर पा रही थी। वांग लिन इसे देखकर ही समझ चुका था कि अपने टाइम स्पेल को के अगेंस्ट यूज करने वाला है और जितनी देर ये लेडी यहाँ पे रहेगी उतना ही वांग लिन वक्त के अगेंस्ट हारता जाएगा। बिना किसी देर के एम्परर फर्नेस को निकालते साथ ही इनके ऊपर दे मारता है। और एम्परर फर्नेस की ताकत का तुम्हें पता ही है, नहीं पता तो प्रीवियस चैप्टर्स जाके देख लो, पता चल जाएगा। यहाँ पे एम्परर फर्नेस ऐसे एक्सपेंड होता है कि पलक झपकते ही दोनों को यहाँ अपने अंदर समाना शुरू कर देता है। और जब एम्परर फर्नेस को वो देखता है ना, तो सीमा ये समझ जाता है कि नहीं, अब मैं इससे जीत नहीं सकता, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, इससे बाहर जाना ही होगा, इसके दायरे से निकलना होगा। वो यहाँ पर अपनी ब्लड के पावर का यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ाता है, साथ में उस लेडी का हाथ भी इसने थामे रखा था। और वांग लिन कहता है स्टॉप, बस फिर क्या। यहाँ पे एंशिएंट फर्नेस अपना काम शुरू कर देता है, उसे अपने अंदर संभाल लेता है और वांग लिन का शुरू होता है थर्ड स्टेप को रिफाइन करने का प्रोसेस, जो देखकर सबके मुंह ऐसे खुले के खुले रह जाते हैं कि एरोगेंट सही, मैडनेस सही, लेकिन इतनी हिम्मत की थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर को इतने लोगों के सामने बेखौफ होकर तुम उसे रिफाइन कर रहे हो। मास्टर सीमा अपना पूरा जी जान लगा देता है कि कैसे ना कैसे करके इस फर्नेस को तोड़ के बाहर निकलो। लेकिन क्योंकि वांग लिन का इसमें एंशिएंट ब्लड मिला था इस एंशिएंट फर्नेस में, इसे किसी नॉर्मल फायर से नहीं बल्कि अपनी थंडर पावर से रिफाइन कर रहा था। नीचे से उसका इथेरियल फ्लेम जल रहा था, अंदर से थंडर से वो इन सभी को रिफाइन करने में लगा हुआ था। अब मास्टर सीमा अपने सारे ट्रेजर्स को उसमें उतार देता है, फिर चाहे वो 7 कलर नेल हो या फिर वो बीस्ट बोन। जब वो यहाँ पर सभी को एक साथ एक्सप्लोड करने ही वाला था कि तभी वांग लिन यहाँ पे अपने थर्ड स्पेल को एक्टिवेट करता है और कहता है ड्रीम दाउस के चलते मास्टर सीमा यू की जो पुरानी जितनी भी मेमोरीज थी ना, जो वो असल में बनना चाहता था, वो कहीं ना कहीं उसी का शेप लेकर उसी के माइंड में उसे करप्ट करना शुरू कर देती है। वो दर्द के मारे चिल्लाता और कहने लगता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। लेकिन उसकी जो अंतरात्मा है ना, वो यहाँ पर वांग लिन के बिल्कुल ऐसे कंट्रोल में थी। वो यहाँ पे इसे पूरी तरीके से अपने चपेट में लेते हुए कहती है कि तुम लड़ना नहीं चाहते हो, तुम
तुम थक चुके हो है ना, तो चलो घर वापस चलते हैं, गिव अप कर दो। इस दौरान तभी इसके सामने एक ब्यूटीफुल सी फीमेल फिगर आती है जो कि बहुत ही प्यारी आवाज में कहती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आपको याद है। इसी के साथ यहाँ पर मास्टर सीमा यू की बैक स्टोरी शुरू होती है कि आखिर वो कैसे जो हेवन ब्रेकिंग सेक्ट है उसका एक एल्डर बना, वहाँ से फिर आउटर रियलम आया और उसकी जो पास्ट लाइफ थी वो क्या थी और ये लड़की कौन है, ये सब कुछ अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। सो होमीज नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक हम रखते हैं 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हारे लिए रेनेगेड इमॉर्टल की डिटेल्ड नॉवेल एक्सप्लेनेशन ले आऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।